हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में जनजाति आंदोलन, जिसमें गोविंद गिरी जी का भगत आंदोलन। शुरू करते हैं, आज की क्लास को पढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि जनजातियां मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से रहती आई हैं। 6 से 7वीं सदी में यहाँ राजपूत राज्यों की स्थापना से पूर्व मेवाड़, वागड़, ढूंढाड़ तथा हाड़ौती क्षेत्र में इन जनजातीय कबीलों के छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों तक विस्तृत थे। राजपूत राज्यों के उत्थान के दौरान इनके क्षेत्रों पर शक्तिशाली राजपूत राज्यों ने अधिकार कर लिया, जिससे इन आदिवासी लोगों को पहाड़ों एवं जंगलों की ओर बसना पड़ा। मध्यकाल में धीरे धीरे राजपूत राज्यों व इन जनजातियों में सहयोग बढ़ने लगा तथा ये जनजातियां राजपूत राज्यों की रक्षा करने में सहयोग करने लगी। 1818 ईस्वी मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधि के अनुसार कंपनी ने इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। ब्रिटिश शासन काल में राज्य की ये जनजातियां आर्थिक शोषण का शिकार होकर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ती चली गई। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में कुछ समाज सुधारकों ने इन जनजातियों में व्याप्त कुप्रथाओं व कर्मकांडों को समाप्त कर इन्हें विकास की धारा में लाने का प्रयास किया तथा इनमें जागृति लाकर शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। इन सुधारकों के प्रयत्नों से इन जनजातियों में अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने हेतु आंदोलन करने का साहस हुआ। इन आंदोलनों से इस जनजातीय समाज में व्यापक सुधार हुए व इससे उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। मेवाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में रहने वाली जनजाति के लोगों के लिए बिजोलिया आंदोलन प्रेरणा का स्रोत था। यहाँ रहने वाले भीलों और ग्रासिया जो जाति है, उन्होंने भी राज्य और जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए स्वयं को संगठित किया। मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ भील और ग्रासिया रहते थे, भौमट या भूमट कहलाता था। अब हम बात करेंगे भील विद्रोह के कारण। वन उत्पादों के निःशुल्क उपभोग के अधिकार की समाप्ति। वनवासी भीलों की आजीविका का परंपरागत आधार आखेट एवं वन उत्पादन रहे थे। रियासती वन विभाग के अंतर्गत भीलों का वन उत्पादों के निःशुल्क उपभोग का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। फलतः उनमें विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। नवीन भू राजस्व व्यवस्था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा रियासतों में प्रवर्तित नवीन भू राजस्व व्यवस्था भीलों के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गई। भीलों व आदिवासियों पर यह नए कर थोपने की नीति, अंग्रेजों की भीलों के दमन की नीति, अंग्रेजों द्वारा भीलों के अधिकारों को छीनने की नीति, बेट बेगार प्रथा, आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेट बेगार प्रचलित थी, जिससे भीलों में असंतोष व्याप्त था। इसके बाद में बात करें तो दोषपूर्ण आबकारी नीति थी। अभी तक भीलों को महुआ के फूलों से देसी शराब, जिसे मावड़ी कहते थे, बनाने की छूट थी, किंतु अब तक इस छूट को समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति। समान अवस्थाओं में रहने वाले समान सामाजिक समुदाय के साथ इस भेदभावपूर्ण अंग्रेजी नीति के कारण अन्य क्षेत्रों ने भीलों में असंतोष बढ़ गया रहा था। सत्ता पक्ष द्वारा भीलों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार। राज्य के अधिकारी, जागीरदार व उनके कामदार भू राजस्व, जंगल कानून, बेगार एवं आबकारी आदि मामलों में भीलों के साथ कठोर व्यवहार करते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में भौमट क्षेत्र
के भीलों व अन्य आदिवासियों ने मार्गों को रोककर बोलाई कर मार्ग की रक्षा का कर एवं चौकीदारी कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो क्लास है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट के माध्यम से सभी बच्चों के लिए गोविंदगिरी का भक्त आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के बारे में आप सभी मित्रों के लिए समर्पित की जा रही है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम पढ़ते हैं, अंग्रेज अधिकारियों ने भील व अन्य आदिवासी लोगों को इस प्रकार के कर वसूलने से रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा आदिवासियों में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों व कुप्रथाओं पर भी रोक लगाने के प्रयत्न किए गए। इन्हें वन संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इनके वन क्षेत्रों में खेती करने व लकड़ी एकत्र करने पर भी कर लगा दिए गए। सरकार द्वारा भील क्षेत्रों में चुंगी चौकियां स्थापित कर देने से दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो गई। 1819-20 में उदयपुर रियासत के भीलों ने विद्रोह करते हुए अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी कर दी। फलस्वरूप राज्य के अधिकारी इन भील क्षेत्रों में नहीं जा सके। 1820 के प्रारंभ में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजी गई, परंतु वह असफल रही। 1823 के अंत तक रियासती सेना व अंग्रेजी सेनाओं के संयुक्त अभियान द्वारा भील विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के भीलों ने भी विद्रोह किए। अंततः मई 1825 में डूंगरपुर के भील मुखियाओं के रियासत से समझौता कर लिया गया। जनवरी 1826 में उदयपुर के गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंद राम ने उदयपुर रियासत व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो लंबे समय बाद उनके आत्मसमर्पण से ही समाप्त हुआ। 1836 ईस्वी में बांसवाड़ा रियासत में भी छुटपुट भील विद्रोह हुए, जिन्हें दबा दिया गया। अंग्रेजों ने भील व आदिवासी विद्रोहों को कुचलने के लिए भीलों की सेना का गठन करने का निर्णय लिया और अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने एक अर्धसैनिक कमान मेवाड़ भील कोर के गठन की मंजूरी दे दी। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया और इसकी 2 छावनियां, एक खेरवाड़ा के अंदर एवं दूसरी कोटड़ा में स्थापित की गई। दिसंबर 1855 में पुनः उदयपुर रियासत के कालीबास के भीलों ने विद्रोह किया, जिसे कुचलने हेतु उदयपुर महाराणा ने मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने भील गांव में आग लगा दी। कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया और विद्रोह को कुचल दिया गया। 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में पुनः भील विद्रोह हुए, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। वर्ष 1881 में बारापाल के भीलों ने भयंकर विद्रोह कर दिया। उदयपुर राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह तथा अंग्रेजी सेनाएं लोनारगन के नेतृत्व में 26 मार्च 1881 को भेजी गई सेनाओं ने भील गांवों में आग लगा दी। इसके विरोध में लगभग 8000 भीलों ने अपने नेता नीमा बिलखपाल का गमेती, खेमा पीपली का गमेती एवं जोइता सगात्री का गमेती के नेतृत्व में अंग्रेजी व रियासती सेना को घेर लिया। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ताएं की तथा अंततः 25 अप्रैल 1881 को समझौता हुआ। इसकी निम्न शर्तें थी। नंबर 1, भीलों पर आधा बराड़ कर माफ कर दिया जाएगा। भविष्य में भीलों को जनगणना का कार्य द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। 3 नंबर थी, विद्रोही भीलों को माफ़ी प्रदान की जाएगी। इसके बदले भीलों ने राज्य के कानूनों का पालन करने व गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल न होने का वचन दिया। इससे कुछ समय के लिए भील लोग शांत रहे, परंतु फिर गोविंदगिरी के नेतृत्व में संगठित भील आंदोलन हुए।
गोविंद गिरी जी के नेतृत्व के अंदर 20वीं सदी के प्रारंभ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में क्रांतिकारी मसीहा गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज व धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंद गिरी जी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया बेड़सा गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में हुआ। युवावस्था में ही इनकी पत्नी व बच्चे का देहांत हो जाने के कारण इनका मन वैराग्य की ओर मुड़ गया तथा ये सन्यासी हो गए। गोविंद गिरी ने कोटा बूंदी के 10 नामी अखाड़ा के गुरु राजगिरी से दीक्षा ली थी। गोविंद गिरी पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी एवं आर्य समाज की शिक्षाओं का बड़ा अच्छा प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने अपने सबसे पहली धुनी बेड़सा ग्राम के निकट छाणी डूंगरी में स्थापित की। इस धुनी के आगे उन्होंने 7 निशान या ध्वज लगाए। उनका प्रथम शिष्य डूंगरपुर राज्य के सुराता ग्राम का निवासी कुरा या कुरिया था। गोविंद गिरी भीलों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देने लगे। गोविंद गिरी ने भीलों को शराब व मांस का त्याग करने, हत्या, व्यभिचार एवं लूटपाट न करने, माता पिता की आज्ञा मानने तथा एक ही ईश्वर में आस्था रखने के उपदेश दिए। इससे भील समाज में कुप्रथाओं व आडंबरों तथा अंधविश्वासों से लोगों का ध्यान हटने लगा। भीलों की सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं में सुधार करने का परिणाम यह हुआ कि भील हजारों की संख्या में उनके अनुयायी बनने लगे। इस सुधार आंदोलन के प्रभाव में भील सदियों पुराने सामाजिक धार्मिक बंधन व रूढ़ियों से स्वतंत्र होने लगे। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन भाग नंबर 1, प्रकाशक राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति जयपुर के अनुसार 1905 ईस्वी तथा मानगढ़ धाम के पास मंदिर के लेख में सन 1903 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। संप सभा का तात्पर्य था पारस्परिक प्रेम व एकता का संवर्धन करने वाला संगठन। इसके माध्यम से संप मेल मिलाप व एकता स्थापित करने, वैष्णव बुराइयों व कुप्रथाओं के परित्याग करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, शिक्षा, सदाचार, सादगी व सरल सहज जीवन अपनाने तथा अपराधों से दूर रहने के प्रति लोगों को जागृत किया गया। संप सभा के नियम। संप सभा के प्रमुख नियम क्या थे? तो नंबर 1 है शराब व मांसाहार का त्याग। नंबर 2 है चोरी डकैती व लूटमार न करना। 3 नंबर है गांव गांव में स्कूल खोलना। 4 नंबर है नित्य स्नान, ईश्वर पूजा एवं हवन करना। 5 नंबर है पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारना। 6 नंबर है आपसी विवादों को पंचायत में निपटाना एवं अनावश्यक अदालतों के चक्कर में न फंसना। 7 नंबर है बेगार नहीं करना तथा अन्याय का विरोध करना। 8 नंबर है स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना। गोविंद गिरी की अगुवाई में मानगढ़ धाम इन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। गुरु गोविंद गिरी ने संपूर्ण जीवन लोक जागरण और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, दमन व शोषण से जूझ रहे समाज को उबारने के लिए राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के सरहदी दक्षिणांचल वागड़ को कर्मस्थली बनाया और लोक चेतना का शंख फूंका। गोविंद गिरी के उपदेशों ने भीलों में जागृति उत्पन्न कर उन्हें अपनी दशाओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने भीलों व अन्य आदिवासियों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। इस प्रकार गोविंद गिरी का समाज व धर्म आंदोलन सुधार आंदोलन का एक आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर किया। गोविंद गिरी के उपदेशों से शराब की बिक्री कम हुई। इनके सिद्धांतों ने आदिवासी राजपूत ठाकुरों व अधिकारियों के आदेशों को चुपचाप मानने से इनकार करने लगे। ऐसी स्थिति में राज्यों के अधिकारी गोविंद गिरी के पंथ के उपदेशकों को अपने भूभागों से बेदखल करने लगे थे। अनेक स्थानों पर इस पंथ के ध्वज फाड़ दिए गए
थे और धूणियाँ मिटा दी गई थी। विशेषकर डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों व अधिकारियों ने गोविंदगिरी को उनका भूभाग छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। सन 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी ने डूंगरपुर राज्य का बेड़सा गांव तथा दक्षिणी राजस्थान के भील भूभाग छोड़ दिए थे। राजस्थान छोड़ने के बाद गोविंदगिरी ने बम्बई सरकार के अंतर्गत ईडर व सूंथ राज्यों गुजरात के भीलों में अपना धार्मिक सुधार कार्य जारी रखा। अपनी नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ गोविंदगिरी ने भीलों को उनके प्राकृतिक अधिकारों तथा राज्यों व जागीरदारों द्वारा उनके शोषण व उत्पीड़न के संबंध में जागरूक बनाया। उन्होंने भीलों को तत्समय व्याप्त शोषक व उत्पीड़क व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। अतः गोविंदगिरी द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सदियों से शोषित व उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति व जनजीवन के संचार हेतु चलाए गए आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गोविंदगिरी की शिक्षाओं व विचारों से भीलों में नव चेतना एवं जागृति की लहर आई। उन्हें एहसास हो गया कि राजा व जागीरदार उनके शोषण करता हैं और उनकी दुर्व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। संत सभा द्वारा परिवर्तित धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने भीलों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। चारित्रिक उत्थान के कारण भीलों का आत्मविश्वास जागा और उनके मनोबल में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। गोविंदगिरी के प्रयत्नों से भील समाज में नव जीवन का संचार हुआ और वे अब अन्याय का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। गोविंदगिरी के इन सुधार कार्यों ने से भील व अन्य आदिवासी उनसे जुड़ते गए तथा ये भील क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। 1910 ईस्वी तक गोविंदगिरी गुजरात के भीलों के मध्य ही समाज एवं धर्म सुधार के कार्यक्रम करते रहे थे। 1911 ईस्वी में गोविंदगिरी डूंगरपुर रियासत में अपने जन्म स्थान बेड़सा बांसिया लौट आए और उन्होंने वहां अपनी धूनी स्थापित की। भील क्षेत्र के भील बाहुल्य गांव में भी उन्होंने धूनियाँ स्थापित की। हर एक नई धूनी की रक्षा के लिए उन्होंने कोतवाल नियुक्त किए। सन 1911 में गोविंदगिरी ने बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना की। स्रोत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा व विरासत लेखक हुकमचंद जैन उसने भीलों में धार्मिक जागृति के साथ साथ उन्हें जागीरदारों के शोषण के विरुद्ध भी तैयार करना शुरू किया। गांव में भील पंचायतों की स्थापना की गई। बेड़सा भील गतिविधियों का केंद्र बन गया। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य में ने गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया, परंतु भीलों के तीव्र विरोध के कारण 3 दिन बाद उन्हें मुक्त करते हुए डूंगरपुर राज्य की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए। गोविंदगिरी के नेतृत्व में सन 1913 ईस्वी के भील विद्रोह का तात्कालिक कारण उनके समाज व धर्म सुधार आंदोलन के प्रति सत्ता पक्ष के व्यवहार को माना जा सकता है। सत्ता पक्ष ने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानते हुए इस आंदोलन को कुचलने के सभी प्रयास किए। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उसके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 3 दिन बंदी रख जेल से मुक्त कर दिया गया और उन्हें डूंगरपुर राज्य क्षेत्र से बाहर जाने की सलाह दी। गोविंदगिरी यहाँ से ईडर राज्य के रोजड़ा नामक गांव में पहुँचे, लेकिन वहाँ के राजा ने भी उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। परेशान होकर अक्टूबर 1913 में गोविंदगिरी ईडर से अपने साथियों के साथ बांसवाड़ा एवं सूत राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी की ओर चले गए। गोविंदगिरी व उनके शिष्यों ने वहां सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए राशन पानी की व्यवस्था कर इस पहाड़ी की किलेबंदी कर ली। अब वे इसी स्थान से भील आंदोलन का संचालन करने लगे। अक्टूबर 1913 में गोविंदगिरी ने भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र होने का संदेश दिया। संदेश मिलने पर भील रसद व एवं शस्त्र लेकर वहां एकत्र हो गए। इसी समय संतरामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर ने जमादार यूसुफ खान व सिपाही गुल मोहम्मद को मानगढ़ पहाड़ी पर जाकर वहां की स्थिति मालूम करने के लिए भेजा, लेकिन इन दोनों पुलिस वालों को भीलों ने बंदी बना लिया।
इस घटना से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा ईडर की भील बहुत रियासतें आशंकित हो गई। नवंबर 1913 के दूसरे सप्ताह में कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़, भील कोर व रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेंजली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल राजपूत रेजिमेंट संयुक्त रूप से वहां भेजी। अंग्रेज अधिकारी गोविंदगिरी से मिलकर बातचीत के माध्यम से समझौता करना चाहते थे। 12 नवंबर 1913 को गोविंदगिरी ने अपने प्रतिनिधियों के हाथों एक मांग पत्र अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा, जिसमें निम्न मांगें थी। 1 नंबर, गोविंदगिरी की धुनियों को पुनः स्थापित किया जाए। उसके शिष्यों को दर्शनार्थ आने से नहीं रोका जाए। भीलों से बेट बेगार नहीं ली जाए। भीलों को जंगल की उपज निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार पुनः दिया जाए। भू राजस्व पुरानी प्रथा के अनुसार ही वसूला जाए। 6 नंबर थी, भीलों का उत्पीड़न नहीं किया जाए। वार्ताओं के विफल होने पर 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा को संयुक्त अंग्रेजी सेनाओं ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिए तथा अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस भीषण नरसंहार में शहीद होने वाले भक्तों की संख्या 1500 बताई गई है। गोविंदगिरी व डूंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बना लिया गया। पुंजा धीर ही पहला व्यक्ति था जिसने आत्मसमर्पण करते हुए अन्यों को भी आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। दोनों को संतरामपुर व अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया एवं संप सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई सरकार ने बेलगाम के अतिरिक्त सेशन जज फ्रेडरिक विलियम एलिसन को तथा एजीजी राजपूताना के ने मेजर हुर्ज ऑगस्टन केपेल गफ को ट्रिब्यूनल का सदस्य मनोनीत किया। 2 फरवरी 1914 को यह ट्रिब्यूनल गठित किया गया था। इस ट्रिब्यूनल ने संतरामपुर में मुकदमे की सुनवाई की। गोविंदगिरी को मृत्युदंड व पुंजा धीर को आजीवन कारावास की सजा दी गई एवं संतरामपुर के कारागृह में रखा गया। 28 फरवरी 1914 ईस्वी को आरपी बारो कमिश्नर उत्तरी डिवीजन ने संतरामपुर राज्य में डोली नामक स्थान पर सजा के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की। गोविंदगिरी की सजा को आरपी बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया। बाद में वायसराय ने इसे 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा में बदल दिया। गोविंदगिरी सजा को पूरी होने से पूर्व ही 7 वर्ष बाद 1920 ईस्वी में संतरामपुर जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे संतरामपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। गुरु गोविंदगिरी जेल से छूटने के बाद अहमदाबाद संभाग में पंचमहल जिले के सालोद तालुका के कस्बे कंबोई गांव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार झालोड़ गांव में रहने लगे। वहीं 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की आमलिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आंबाद्रा गांव में मानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मानगढ़ धाम में उनकी याद में एक चबूतरा बना हुआ है, जहां उनके हजारों भगत अनुयायी प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम BL पानगढ़िया के अनुसार आश्विन पूर्णिमा को मेले में एकत्रित होते हैं और दिवंगत गोविंदगिरी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानगढ़ धाम में 2 सितंबर 2002 ईस्वी को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों में अपार आस्था का केंद्र स्थल है। वहां गोविंदगिरी के नाम पर बॉटेनिकल गार्डन का भी उद्घाटन किया गया। 17 नवंबर 2012 ईस्वी को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मानगढ़ फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित शहादत शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह में मानगढ़ धाम में गोविंदगिरी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये थी आज की छोटी सी भेंट हमारे अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हमने चर्चा की है
गुरु गोविंद गिरी के बारे में और उनके किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में और उनका जीवन का जो संघर्ष था उसके बारे में। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। करते हैं आज की क्लास को समाप्त। हमेशा याद रखें, शिक्षा वैसे अन्न का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारी क्लास में जुड़े इसके लिए सभी मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद।